हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, जो चैप्टर 2 बीएसटी का है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ही इसमें टॉपिक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि आखिर ये किस तरह का बिजनेस है। तो देखो, ये किस तरह का बिजनेस है, ये आप कह सकते हो कि ये जॉइंट फैमिली बिजनेस है ना। जैसे इंडिया में ही एक कल्चर है जॉइंट फैमिली का। तो ये इंडिया में ही सिर्फ ये बिजनेस पाया जाता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। अब यहाँ पे हिंदू वर्ड क्या है, ये अनडिवाइडेड फैमिली क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं कि अब क्या बोला गया कि इट इज़ ओन्ड बाय द मेंबर्स ऑफ अनडिवाइडेड जॉइंट हिंदू फैमिली एंड मैनेज्ड बाय द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली नोन एज कर्ता। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ टर्म समझ लो कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो जॉइंट फैमिली सिस्टम पे चलता है। ठीक है। अब ये जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो मैनेज्ड किसके द्वारा हो रहा है, तो मैनेज हो रहा है एल्डेस्ट मेंबर, सबसे एल्डेस्ट मेंबर जो हो गए है ना फैमिली के, उनके द्वारा मैनेज किया जा रहा है। ठीक है। अब ये एल्डेस्ट मेंबर जो होते हैं वो हो गए कर्ता, उनको क्या कहा जाएगा, कर्ता। लेकिन उसमें भी एक बात है कि एल्डेस्ट मेंबर मेल होना जरूरी है। ठीक है। मेल एल्डेस्ट मेंबर को ही क्या बोला जाएगा, कर्ता बोला जाएगा। ठीक है। तो मेल एल्डेस्ट मेंबर यहाँ पे कर्ता कहलाएं। अब आगे अगर हम लोग देखें इसमें और भी चीज़ों को के बारे में बात करें, देखो क्या है कि इट इज़ गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली गवर्न होता है। जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट वगैरह नहीं था। अब यहाँ पे एक तो आ रहा है कि ये किसके प्रोविजन से गवर्न किया जाएगा, तो हिंदू लॉ। तो आखिर हिंदू लॉ क्या होता है ना। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे हमारा आता है कि हिंदू लॉ क्या है। तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि हिंदू लॉ किसको कहते हैं। देखो, द टर्म हिंदू लॉ इज अ कॉलोनियल कंस्ट्रक्शन। कॉलोनियल कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया, जब इंडिया में ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो उन्हीं का बनाया गया है ये सभी, ये कंस्ट्रक्शन उन्हीं का बनाया गया है। ये हिंदू लॉ एक्चुअल में कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है। ये है क्या, बहुत सारे हमारे जो धर्म शास्त्र हैं उसके अकॉर्डिंगली ही, उसी का जो प्रिंसिपल्स है उसको लेके इसको लॉ में कन्वर्ट किया गया। जबकि वो प्रिंसिपल्स क्या थे, वो सिर्फ गाइडलाइन थे, हमारे एक्शंस के लिए गाइडलाइन थे, हमें किस तरह से एक्ट करना चाहिए ये सिर्फ था। लेकिन उसी को इसमें काफ़ी बातों को लॉ की तरह ये बना दिया गया। और ये कब हुआ, तो आफ्टर द कॉलोनियल रूल अराइव्ड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट व्हेन इन 1772 का यहाँ पे बात किया जा रहा है। इट वॉज डिसाइडेड बाय ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिशियल्स दैट यूरोपियन कॉमन लॉ सिस्टम वुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। अब यहाँ पे बोला गया कि यूरोपियन जो कॉमन लॉ सिस्टम था उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा 1772 के बाद। तो किसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि इन इंडिया दैट हिंदूज ऑफ इंडिया वुड बी रूल्ड अंडर हिंदू लॉ। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि जो भी इंडिया में हिंदूज हैं, तो हिंदू का जो भी रूल होगा वो किसके अकॉर्डिंगली चलेगा, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली चलेगा। और मुस्लिम्स ऑफ इंडिया वुड बी रूल्ड अंडर मुस्लिम लॉ, जिसको सरिया भी कहा जाता है। अब यहाँ पे आप देखो कि एक तरह से इनका जो पॉलिसी था, ब्रिटिशर्स का जो पॉलिसी था, वो पॉलिसी यहाँ पे डिवाइड एंड रूल का ही पॉलिसी था। इसके वजह से उन्होंने अलग अलग कंस्ट्रक्शन कर दिया, यहाँ पे रिलीजन बेसिस पे भी कंस्ट्रक्शन कर दिया, और वही आगे चल के यहाँ पे लॉ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जिसको इस्लामिक लॉ भी कहते हैं या शरिया भी कहते हैं, तो ये सभी है ना पर्टिकुलर सभी के ग्रंथ से ही निकले हुए हैं। ये कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं बनाया गया था, उनके ग्रंथ से ही है ना, हिंदूज और मुस्लिम सभी के ग्रंथ से निकले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली गवर्न होता है, इस लॉ के अकॉर्डिंगली। इसके अलावा एक और बात बोला गया कि इंडिया में हिंदू ससेशन एक्ट भी है। ठीक है। अब ये किस चीज़ को लेके है हिंदू ससेशन एक्ट, तो जनरली ये प्रॉपर्टीज़ को लेके है। ये भी हमारा इसमें हम लोग देखेंगे ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में इसके भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का एक मेजर एलिमेंट है प्रॉपर्टी। तो इसमें ससेशन एक्ट में क्या मेंशन किया गया कि अच्छा, हिंदू ससेशन एक्ट में कौन कौन से लोग आएंगे, किस किस तरह के यहाँ पे रिलीजन को लिया गया हिंदूज में, तो हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, इन सभी को इसमें कंसीडर
किया गया है। द एक्ट लेज डाउन यूनिफॉर्म एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस सक्सेशन इनटू वन एक्ट। इनहेरिटेंस यानी कि जो प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टी जो पास ऑन हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन, उसके बारे में ये एक्ट बताता है। तो स्टार्टिंग में जब ये एक्ट था तो इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी में, एक प्रॉपर्टी में यानी पेरेंट के प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ मेल चाइल्ड का ही यानी कि सन का ही वहाँ पे क्या था दिया गया कि उन्हीं को राइट है बस। ये स्टार्टिंग का था। लेकिन 2005 में फिर काफ़ी रिवोल्ट भी आया और 2005 में क्या हुआ कि ये इसमें अमेंडमेंट आया और इस अमेंडमेंट के बाद ही क्या किया गया कि बोथ यानी बोथ का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मेल एंड फीमेल चाइल्ड यानी सन एंड डॉटर दोनों को इक्वल राइट्स दिए गए। तो आज के डेट में हमारे पास क्या है, यहाँ पे हर एक यहाँ पे इक्वल है, सभी को इक्वल राइट्स दिए गए हैं, चाहे वो सन हो या फिर डॉटर हो। ये काफ़ी देर से आया इंडिया में ये चीज़ें पहले से होनी चाहिए थी, लेकिन ये काफ़ी समय लग गया, एक लंबा समय लग गया ये चीज़ों को कन्वर्ट करने में। ठीक है, तो खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो आप यहाँ पे दो चीज़ समझ लो कि एक हिंदू लॉ या हिंदू ससेशन एक्ट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके यहाँ पे गवर्न करता है और हिंदू लॉ बाकी सारी चीज़ों को यहाँ पे गवर्न करता है। ठीक है, तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस रन होता है। अब ये है क्या, ये आप सिंपल सा समझ लो कि ये कुछ अलग नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ ज्वाइंट फैमिली बिजनेस है ना। अब जैसे ज्वाइंट फैमिली बिजनेस का मतलब क्या हो गया कि किसी के घर में अब क्या हो रहा है, तो दिए बनाने का यहाँ पे कल्चर है, या फिर फैमिली बिजनेस, कोई भी तरह का फैमिली बिजनेस आप यहाँ पे देख सकते हो। तो वो फैमिली बिजनेस अपने आप को अगर गवर्न करता है, यानी कि इसको फॉर्म करने के लिए क्या करना होता है, तो डीड बनवाना पड़ता है ना। कोई भी लॉयर से आपको क्या करवाना पड़ेगा, डीड बनाना पड़ेगा पर्टिकुलर स्टैम्प पेपर से, ड्यूली स्टैम्प पेपर से, और वो आपका क्या हो जाएगा, फिर एक फॉर्मेशन होगा। एक लीगल एडवाइज़र से आपको ये क्या करवाना पड़ेगा, फॉर्म करवाना पड़ेगा। वो जो बिज़नेस है, वो जॉइंट फैमिली बिजनेस जो है, वो बिज़नेस इसके अंडर फिर आ जाएगा डीड के अकॉर्डिंगली, और ये लॉ के अकॉर्डिंगली वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा, वो नॉर्मल फैमिली बिजनेस रजिस्टर्ड हो जाएगा फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस से। ठीक है, अच्छा इसमें एक बात मैंने आपको बताया था क्या कि इसमें ये मैनेज किसके द्वारा होता है, तो एल्डेस्ट मेंबर जो इस फैमिली के सबसे बड़े लोग होंगे, और वो भी कौन होंगे, तो मेल एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, उसको कर्ता कहा जाएगा। ठीक है, इट इज़ गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ हिंदू लॉ के प्रोविजन पे ये गवर्न होता है। कर्ता वर्ड आप बहुत जगह पे आप सुन सकते हो, जैसे काफ़ी मूवीज़ में भी ये चीज़ें दिखाई गई हैं, है ना। तो ये सभी कर्ता का मतलब क्या है, एल्डेस्ट मेंबर ऑफ दैट फैमिली, है ना। वो फैमिली का एल्डेस्ट मेंबर होना चाहिए और ये बिजनेस उसके अंडर में ही मैनेज होगा। फिर आगे बोला गया इसमें और कि द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इज बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली। यहाँ मेंबरशिप कैसे मिलता है उस बिजनेस में, तो बाय बर्थ ही मिल जाता है। इसमें कोई ऐसा मेजर होने का ज़रूरत नहीं है कि आप 18 होंगे या उससे अबव होंगे देन यू विल गेट द मेंबरशिप। यहाँ पे बाय बर्थ ही मेंबरशिप हो गया कि जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, ही इज़ द मेंबर, ही और सी इज़ द मेंबर ऑफ दैट फैमिली बिजनेस। ऑल मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एंसेस्टर। अब यहाँ पे क्या बोला गया, हर एक मेंबर का जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें इक्वल ओनरशिप होगा। एंड दे आर नोन एज को पार्टनर। इनको क्या कहा जाएगा, यानी जितने भी मेंबर्स होंगे उस सभी मेंबर्स को को पार्टनर्स कहा जाएगा। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखनी है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं इसके और चीज़ों के बारे में कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जॉइंट फैमिली बिजनेस इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टू फैक्ट्स। दो फैक्ट्स पे यहाँ पे बेस्ड है, दो एलिमेंट्स हैं। अब ये दो एलिमेंट्स क्या क्या हैं ये हम लोग देखते हैं। चलो अब यहाँ पे देखिए, एक पहला है कोपार्सनरी। कोपार्सनरी का मतलब क्या है कि इट मीन्स कॉमन ओनरशिप इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ नॉट बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट। कोई कॉन्ट्रैक्ट से ये क्रिएट नहीं हो रहा है, बाय लॉ से ही ये क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है।
कॉमन ओनरशिप, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कॉमन ओनरशिप होना चाहिए। जैसे एक पैच ऑफ लैंड है या बिल्डिंग है या कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यहाँ पे जो होगा उनमें इनको कॉमन ओनरशिप मिलेगा, बाय बर्थ ही ओनरशिप मिल जाता है। अकॉर्डिंग टू इट एन इंडिविजुअल गेट राइट इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। तो आफ्टर बर्थ है ना, जन्म से ही उन्हें क्या मिल जाता है, मेंबरशिप राइट यहाँ पे मिल जाता है, और उस मेंबर को क्या कहेंगे, को पार्टनर कहेंगे। ठीक है, को पार्टनर कहेंगे। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं एक दूसरा फैक्ट क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए, कॉमन प्रॉपर्टी होना चाहिए। कॉमन प्रॉपर्टी, जितने फैमिली मेंबर हैं उनका एक कॉमन प्रॉपर्टी होना चाहिए। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगा कि पूर्वज से वो आया है। दूसरा है कि इसमें और कौन सा कॉमन प्रॉपर्टी हो सकता है, तो प्रॉपर्टी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की मदद से हमने कोई, यानी फैमिली ने एक नया प्रॉपर्टी क्रिएट किया है, वो भी इस कॉमन प्रॉपर्टी में आ सकता है। नेक्स्ट है पर्सनल प्रॉपर्टी ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ फैमिली। पर्सनल प्रॉपर्टी, एक पर्सन का वहाँ पे अपना पर्सनल जो प्रॉपर्टी होगा वो भी ट्रीट किया जाए पूरे फैमिली का प्रॉपर्टी, तो यहाँ कॉमन प्रॉपर्टी हो सकता है। जैसे फादर का जो प्रॉपर्टी है उसमें बच्चे का भी हक है ना, तो वो भी क्या हो जाएगा, उसके कॉमन प्रॉपर्टी में ही आएगा। अब आगे देखते हैं, इसमें कुछ फीचर्स हम लोग देख लेते हैं कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहला इसका जो फॉर्मेशन है, फॉर द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर इन द फैमिली। 2 मेंबर होने चाहिए कम से कम फैमिली में, एंड सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड बाय देम। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, 2 चीज़ें हम लोग स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं, एक क्या, एक को पार्टनर यानी मेंबरशिप बाय बर्थ, और दूसरा क्या हो गया, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी होना चाहिए। द बिजनेस इज गवर्न बाय हिंदू ससेशन एक्ट। अभी हम लोग हिंदू ससेशन एक्ट या हिंदू लॉ के बारे में बात कर रहे थे। तो ये जो बिजनेस है गवर्न किसके थ्रू हो रहा है, हिंदू ससेशन एक्ट 1956। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है और इंडिया के एक्ट से ही ये गवर्न होगा। नेक्स्ट, मेंबरशिप बाय बर्थ, तो बाय बर्थ ही मेंबरशिप मिल जा रहा है। अब इंडिया में भी दो सिस्टम है, दो सिस्टम में क्या क्या आ रहा है, एक है मेंबरशिप दया भाग सिस्टम। दया भाग सिस्टम क्या होता है, तो यहाँ है, इट प्रिवेल्स इन आसाम, बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। ये इस 3 जगह पे पाया जाता है दया भाग सिस्टम। एंड अलाउज बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स टू बी को पार्टनर। यहाँ पे दोनों मेंबर्स को को पार्टनर्स यहाँ पे कहा जा रहा है। मेल एंड फीमेल मेंबर दोनों को पार्टनर्स हो सकते हैं, यानी मेंबरशिप मिल रहा है मेल और फीमेल दोनों को। फैमिली में जो भी पर्सन्स होंगे उन सभी को क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, और साथ साथ वो मेंबर भी रहेंगे। और दूसरा सिस्टम था मिताक्षरा। तो मिताक्षरा सिस्टम में क्या बोला गया कि इट प्रिवेल्स ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट आसाम, बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। तो ये पूरे इंडिया में पाया जा रहा है, सिर्फ ये 3 जगह को छोड़ के, जहाँ दाया भाग सिस्टम था वहाँ उसको छोड़ के बाकी ऑल ओवर इंडिया में पाया जा रहा था। इट अलाउज ओनली मेल मेंबर्स टू बी को पार्टनर। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि ये सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स को ही अलाउ करता है को पार्टनर बनने के लिए, यानी मेंबरशिप के लिए। ओनली मेल मेंबर्स कैन बी को पार्टनर, फीमेल मेंबर्स को पार्टनर्स नहीं बनाया जा रहा था। लेकिन बट आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदू ससेशन एक्ट, जो अमेंडमेंट हुआ 2004 में और जो लागू हुआ था 2005 से, तो हिंदू ससेशन एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ वो अमेंडमेंट में क्या कहा गया था, इक्वल राइट्स टू डॉटर एंड सन्स एज सन्स हैव। जैसे यहाँ पे सन को यानी कि लड़के को जो राइट है वही आज के डेट में डॉटर्स को भी राइट है। ठीक है, सेम राइट्स जितना सन को मिलता है उतना ही डॉटर्स को भी मिलेगा। तो ये मिताक्षरा सिस्टम तो स्टार्टिंग में था, लेकिन आज के डेट में हर जगह पे बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स कैन बी को पार्टनर एंड दे हैव इक्वल राइट्स इन द प्रॉपर्टी। ठीक है, दोनों को इक्वल राइट्स होगा। तो ये तो मेंबरशिप हो गया, इसके बारे में तो हम लोग काफ़ी बात कर ही लिए स्टार्टिंग से। कुछ और इसके बारे में फीचर्स देखते हैं। नेक्स्ट है फीचर्स लाइबिलिटी। अगर हम लोग बात करें तो लाइबिलिटी यहाँ पे किस तरह का है, जैसे अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप का अगर बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो लाइबिलिटी था वो किस तरह का था, वहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी था। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता था,
तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब कि अगर बिजनेस कोई डेट में है, तो अगर बिजनेस के एसेट्स को भी सेल करके हमारे पास पैसा उतना नहीं आ रहा है, देन द पर्सनल प्रॉपर्टी इज ऑल्सो लाइबल टू पे द डेट। यानी हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी भी अब चला जाएगा उस कर्ज को चुकाने में। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। सिर्फ और सिर्फ कर्ता का ही जो लाइबिलिटी है वही क्या होगा, अनलिमिटेड होगा। बाकी जितने भी को पार्टनर्स होंगे, जितने भी मेंबर्स होंगे, सभी का लाइबिलिटी लिमिटेड ही होगा। कर्ता को छोड़ के बाकी सभी का जो लाइबिलिटी होगा दैट विल बी लिमिटेड। कर्ता का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगा। इसका मतलब क्या हो गया, अब जैसे कर्ता मान लेते हैं कि अब यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे अगर हम लोग सिस्टम देखें तो फादर, और यहाँ पे फादर मदर का अगर हम बात करें, और फिर क्या हुआ कि फिर उसके जो बच्चे हुए वो क्या हो गए, को पार्टनर्स हो गए। अब यहाँ पे जो फादर है, तो हो सकता है फादर अपना कुछ एक्स्ट्रा पर्सनल प्रॉपर्टी भी रखे हों, उनका बैंक बैलेंस भी हो, अलग हो, जो फैमिली से अलग हो। एक तो फैमिली का बात हो गया, और दूसरा है कि फैमिली से अलग हो, जो उनका अपना पर्सनल सेविंग हो, ठीक है, कुछ अपना पर्सनल प्रॉपर्टी हो जो इस फैमिली बिजनेस से अलग हो। तो कर्ता का जो पर्सनल प्रॉपर्टी है डैट विल ऑल्सो बी लाइबल टू पे द डेट ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस अपने कर्ज को नहीं चुका पा रहा है तो कर्ता अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से भी देगा, अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से भी कर्ता को देना पड़ेगा। तो कर्ता के पास लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, और अदर मेंबर्स का लिमिटेड है। जितना उनका हिस्सा होगा, जितना भी उनका, जैसे ये कॉमन प्रॉपर्टी हो गया, तो इसमें जितना भी हिस्सा है उनका, तो जितना हिस्सा होगा उसी हिस्से के लिए वो बस लाइबल होंगे, उससे ज़्यादा के लिए लाइबल नहीं होंगे। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या हो गया, द बिजनेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ कर्ता। कि अगर कर्ता का मान लेते हैं क्या हो गया कि वो इनकैपेबल हो गया या डेथ ही हो गया कर्ता का, फिर भी बिजनेस रुकेगा नहीं। सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस हमारा लैक ऑफ कंटिन्यूटी था, लेकिन यहाँ पे लैक ऑफ कंटिन्यूटी नहीं होगा। तो क्यों ऐसा, तो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर विल बिकम कर्ता। जो उस फैमिली का दूसरा एल्डेस्ट मेंबर होगा उस कर्ता के बाद, है ना, उसके डेथ के बाद, अब वो कर्ता बन जाएगा। तो इस तरह से कंटिन्यूसली जब तक फैमिली है तब तक उसमें कोई ना कोई एल्डेस्ट मेंबर रहेगा ही रहेगा, और एल्डेस्ट मेंबर ही फिर कर्ता बन जाएगा। इसीलिए ये कंटिन्यू चलते रहता है। नेक्स्ट है माइनर मेंबर्स। तो और सभी बिजनेस में माइनर मेंबर्स नहीं हो सकते हैं, माइनर मेंबर्स यहाँ पे माइनर मेंबर्स हो सकते हैं। माइनर का मतलब क्या हो गया, जो 18 या 18 से बिलो है, जिनका एज जो है वो 18 या 18 से बिलो है, उनको माइनर्स कहा जाता है। तो और सभी जनरली अगर देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए माइनर कभी भी वहाँ पे उसको राइट नहीं दिया जाता है, ठीक है। माइनर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, कहीं पे मेंबर नहीं बन सकते हैं, लेकिन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में बाय बर्थ ही मेंबरशिप मिल जाता है। तो इस तरह से माइनर मेंबर्स भी यहाँ पे हो सकते हैं। और माइनर कैन ऑल्सो बिकम फुल फ्लेज्ड मेंबर ऑफ द फैमिली। फुल फ्लेज्ड यहाँ पे मेंबर है, पार्शियल मेंबर नहीं है, फुल फ्लेज्ड मेंबर्स भी यहाँ पे ये हो सकते हैं। अब अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज को डिस्कस कर लेते हैं, क्या आखिर इसके बारे में कहा गया। चलो, तो देखो, सबसे पहला एडवांटेज अगर देखें, कंट्रोल। कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, तो कंट्रोल ऑब्वियसली कर्ता के हाथ में रहेगा। आप ये पढ़ भी सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और साथ साथ में ये मैं टेलीग्राम के चैनल पे भी डाल दूंगा, और वो इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो लिंक के साथ आपको वो भी मिल जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या है। तो कर्ता का जो लाइबिलिटी है, कंट्रोल है, अगर हम लोग देखें, कंट्रोल जो है वो कंप्लीट किसके हाथ में होता है, तो वो कर्ता के हाथ में होता है। पूरा का पूरा यहाँ पे कंट्रोल कर्ता के हाथ में। तो इससे ये एडवांटेज कैसे हुआ, तो एडवांटेज इस तरह का हुआ कि अगर कोई डिसीजन मेकिंग अगर करना हो तो कर्ता को किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, कंट्रोल उसके हाथ में। अगर मल्टीपल लोगों के हाथ में कंट्रोल जाएगा तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक ही आदमी के हाथ में कंट्रोल है, इसके वजह से वो डायरेक्ट डिसीजन ले सकता है। और दूसरा है एल्डेस्ट मेंबर है फैमिली का, तो उसके बातों को लोग मानेंगे भी, इसलिए कंट्रोल लगाना आसान होता है। वही कंट्रोल डिसएडवांटेज के तौर पे भी ट्रीट होता है, जैसे क्योंकि कर्ता के पास ही सिर्फ डिसीजन मेकिंग पावर है और वो अपना मनमानी भी कर सकता है। कभी हो सकता है वो
क्या करे, कंसल्ट करके कोई डिसीजन ना ले। अगर कंसल्ट करके डिसीजन नहीं ले रहा है, एडवाइजर्स नहीं ले रहा है लोगों से, और अपने मन से ही अगर डिसीजन ले रहा है, तो क्या हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम्स आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है लोगों के बीच में। Karta has all decision making power, but it may not be possible for one person to be efficient and expert in every field. अब क्योंकि हर एक कंट्रोल इसी के हाथ में है, तो एक पर्सन में ये भी नहीं हो सकता है कि सभी फील्ड में वो अकेला क्या हो, एक्सपर्ट हो। देर आर चांसेस ऑफ रॉन्ग डिसीजन वो ले सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हो सकता है कि वो करंट टेक्नोलॉजी से अवेयर ना हो, और उसके जो यंगर जनरेशन है वो अपोज कर रहे हैं उस चीज़ों को, उसके बावजूद भी वो उनका बात ना माने और एक्शन ले ले। तो फिर क्या होगा कि बिजनेस में लॉसेस हो सकते हैं, फिर यहाँ पे केओस हो सकता है, अनबन हो सकता है, ठीक है। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटीज ऑफ कर्ता मे नॉट बी सक्सेसफुल इन कीपिंग द मेंबर्स टुगेदर। अब इसके वजह से सभी मेंबर्स एक साथ नहीं रहेंगे। जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट, आपके बातों को नहीं माना जा रहा है, तो आप वहाँ पे नहीं रहना चाहोगे। तो उसी तरह यहाँ पे फैमिली बिजनेस में भी होता है। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी। तो एडवांटेज में एक कंटिन्यूटी है कि कर्ता के डेथ के बाद क्या हो सकता है कि दूसरे जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर हैं दे विल बिकम कर्ता, ठीक है। अब यहाँ पे है कि द कंट्रोल, और डिसएडवांटेज में अगर देखें, द कंट्रोल ऑटोमेटिकली गेट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। तो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर के पास यहाँ पे पहुँच जाएगा जो कर्ता का पोस्ट है in the family business. However, if all the other members do not agree, that the karta business might come to an end. अब जैसे अब हुआ क्या कि मान लेते हैं कि एक फादर मदर है और उनके 4 बेटे हैं, ठीक है। ये बिजनेस में है, उनकी वाइफ भी है, ठीक है। अब ये सभी बिजनेस में है, तो जो सबसे पहला बेटा है, मान लेते हैं कि वो इनकैपेबल है, वो या उतना ज़्यादा सोच समझ नहीं है उसमें। लेकिन अब इसमें क्या हो गया कि फादर के डेथ के बाद ऑटोमेटिकली उस एल्डेस्ट मेंबर के पास चला गया, और 3 जो बेटे थे वो अगर क्या कर दिए, रिवोल्ट कर दिए, तो वहाँ पे बिजनेस टूट जाएगा, वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी ऐसा नहीं है कि हमेशा चलते ही रहेगा, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो टूट भी सकता है। वो बोलेंगे कि हमें अब आगे बिजनेस कंटिन्यू करना है, नहीं करना है, तो भी टूट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी मेंबर्स का ये तो एडवांटेज है कि एडवांटेज यहाँ पे मेंबर्स के अकॉर्डिंगली है, लेकिन अगर हम कर्ता के अकॉर्डिंगली देखें तो वहाँ डिसएडवांटेज है। जिस बिजनेस में जो ओनर है, जो मेन मैनेजमेंट संभाला हुआ है, उसी पे अगर हम सब बोझ डाल दें अनलिमिटेड लाइबिलिटी का, तो वो क्या होगा कि बर्डन में काम करेगा, ठीक है। हर एक डिसीजन को लेने के पहले बहुत ज़्यादा सोचेगा, और हो सकता है रिस्क भी ना ले। तो इससे बिजनेस कहीं ना कहीं सफ़र करेगा, क्योंकि एक पर्सन के कंधों पे हमने इतना भार डाल दिया है, और बाकी सभी पर्सन एक लिमिट में ही है। तो इसके वजह से जो पर्सन के ऊपर इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी गया, वो डिसीजन मेकिंग प्रॉपर नहीं भी कर सकता है। तो ये बिजनेस के लिए एक तरह से क्या हो गया, डिसएडवांटेज। और अगर हम लोग देखें कोऑपरेशन एंड लॉयल्टी, यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला गया, कोऑपरेशन एंड लॉयल्टी का बात किया गया। द बिजनेस बिलोंग्स टू द फैमिली, सो ऑल द मेंबर्स हैव कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। सभी लॉयल रहेंगे, यहाँ पे कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि फैमिली बिजनेस ही रन हो रहा है। और साथ साथ यहाँ पे है कि इसका डिसएडवांटेज जो है, कर्ता मैनेजेस ऑल बाय हिमसेल्फ एंड एट द टाइम्स मेंबर्स मे नॉट अग्री टू हिज डिसीजन एंड दस मे नॉट इम्प्लीमेंट देम इफेक्टिवली। दिस मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड नॉन कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स। तो क्योंकि ये बात हम पहले भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कर्ता जो अकेला यह डिसीजन ले रहा है, तो इसके बातों को हो सकता है इसके बात से सहमत ना हो लोग, ठीक है। और उनकी बातों को अगर दबाया जा रहा है, नहीं फॉलो किया जा रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा फैमिली बिजनेस में, फिर फैमिली बिजनेस टूट जाएगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अगर जहाँ वो लोग अपना हिस्सा लेके हट गए, तो फिर क्या हो जाएगा, वो फैमिली बिजनेस टूट गया, ठीक है। नेक्स्ट है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एज सोर्स ऑफ फाइनेंस। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है, एक ही सोर्स है, सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हमारा आया, पूर्वज से जो हमें प्रॉपर्टी मिली है, वही है यहाँ पे एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। द बिजनेस, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि द बिजनेस डिपेंड्स अपॉन इनहेरिटेड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यही इसका लिमिटेड सोर्स ऑफ फाइनेंस, इसका क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। और एडवांटेज में हो गया कि इजी फाइनेंस हमें मिल जा रहा है, कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसी से हम बिजनेस स्टार्ट कर दिए, तो ये फ़ायदा था कि फाइनेंस आसानी से अवेलेबल है। लेकिन उसका भी एक क्या है, लिमिट है, ठीक है, कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तक ही हमारा पैसा लिमिट है फाइनेंस, उससे ज़्यादा हम फाइनेंस
अलग सोर्सेज से एक्वायर नहीं कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर सोर्स ऑफ बिजनेस, अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग भी सोर्सेज हैं। जैसे आप कंपनी का पढ़ोगे तो कंपनी में आपको पढ़ाऊंगा कि बताऊंगा कि इस तरह से किस तरह से कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है इसमें लिमिट है। अच्छा, अगर हम लोग और भी बातों का अगर अगर हम लोग और भी चीज़ों को देखें, है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं कि थोड़ा और बात कर लेते हैं हम लोग कि ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है या इसका क्या फ़ायदा है। तो अगर आप बिजनेस इस तरह का कर रहे हो और आप इसके अंडर अपने बिजनेस को ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस अगर कन्वर्ट कर लेते हो तो इसमें टैक्स में आपको आपके बिजनेस को कंसेशन मिलेगा, ठीक है। इंडिविजुअल टैक्सेशन अलग होगा, ज्वाइंट फैमिली टैक्सेशन अलग होगा। तो काफ़ी सारे यहाँ पे फ़ायदे भी मिलते हैं, इसीलिए लोग अपने ज्वाइंट फैमिली बिजनेस को भी कन्वर्ट कर लेते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे और बातों को, ठीक है, अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम लोग समझेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।